बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वसीम इकबाल चैनल। जैसा कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से मुराद ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर टिश्यूज़ तक पहुंचाना और रिजल्टेंट टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में एक पल्मोनोलॉजिस्ट के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि लोडिंग और डी लोडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आ जाती है वो होती है लोडिंग। अब लोडिंग का क्या मतलब है? आप अपनी अब हीमाटोलॉजी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को थोड़ा सा रिकॉल करें। उधर जब हमने हीमाटोलॉजी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को किया था तो वहाँ पर हमने एचबी को काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। हमने कहा था कि एचबी जो होती है ये हमारे आरबीसीज़ के अंदर होती है, और एचबी जो होती है ये हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनी होती है। ग्लोबिन जो होती है ये एक प्रोटीन होती है जो कि इमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। ये हीम जो होती है ये फर्दर आगे आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग से मिलकर बनती है। जब हमने हीमोग्लोबिन के फंक्शन को पढ़ा था तो वहाँ पर एक हमने फंक्शन ये पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होती है ये अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करती है। मींस क्या कि इसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी होती है। तो याद रखें, ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो तो उसको हम लोडिंग कहते होते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है ये हमारे लंग्स के अंदर होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने गंदम को लोड करना है तो उसके लिए हमें गोदाम में जाना पड़ता है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि गंदम जो होती है वो गोदाम में स्टोर होती है। गंदम को लोड करने के लिए हमें गोदाम में जाना पड़ता है। इसी तरह जो ऑक्सीजन होती है ये हमारे लंग्स में स्टोर होती है आकर। तो लंग्स से फिर हमें ऑक्सीजन को लोड करने के लिए लंग्स में जाना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि लोडिंग का प्रोसेस जो होता है ये हमारे लंग्स के अंदर होता है। और सेकंड जो टर्मिनोलॉजी आ जाती है वो होती है डी लोडिंग। मीन्स क्या कि अगर हम ऑक्सीजन को एचबी से डी अटैच करवा देते हैं तो इस कंडीशन को हम डी लोडिंग कहते होते हैं। अब हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं, कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली हमारी बॉडी के सेल्स को पर मिनट इनफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि उनके नॉर्मल फंक्शन, उनके नॉर्मल काम करने के लिए उनको चाहिए होती। अगर उनको उनकी डिमांड के मुताबिक बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो देन वो सरवाइव नहीं कर सकते और उनकी डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि बॉडी के सेल्स को फिर ऑक्सीजन किस तरह मिलती है? अगर कोई बंदा बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करता है तो ऑक्सीजन उसकी बॉडी में सबसे पहले लंग्स के पास आती है, और लंग्स में फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर ब्लड वेसल्स में जाती है, और वहाँ पर फिर वो एचबी से अटैच होती है, और एचबी से अटैच होने के बाद वो ऑक्सीजन फिर टिश्यू एरियाज़ में जाती है, और वहाँ पर फिर वो एचबी से डी अटैच हो जाती है। वो एचबी को कहती है कि भाईजान अब तुम ज़रा थोड़ा सा साइड पे हो जाओ क्योंकि बॉडी के सेल्स को मेरी ज़रूरत है। तो इसलिए फिर वो एचबी से डी अटैच हो जाती है, एचबी से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लेती है, जिस कंडीशन को हम डी लोडिंग कहते होते हैं। और इस तरह फिर बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है। अब मैं आपको एक डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक लंग है। नॉर्मली तो हमारी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, मगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक ही लंग्स को ड्रा किया, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक हो गया।
अब लंग का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मेन फंक्शनल यूनिट होता है, वो एल्वियोलाई होते हैं। अब लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा एल्वियोलाई होते हैं, मगर यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एल्वियोलाई को ड्रा किया ताकि डायाग्राम जो है वो नीट रहे। अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और ये जो एल्वियोलाई होते हैं इनकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है जो कि इनको सप्लाई कर रही होती हैं। अब सपोज करें कि ये नीचे ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल किया, तो ये ऑक्सीजन डिफरेंट एरिया से होती हुई, रेस्पिरेटरी एयरवे से होती हुई, ये हमारे लंग्स में एल्वियोलाई के पास आ जाएगी। और जब लंग्स में एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन आती है तो लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं PA लार्ज O2। मीन्स क्या कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई। जब एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो ऑक्सीजन फिर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन मूव करती है। तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी और ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगी। अब ब्लड वेसल्स के अंदर RBCs होते हैं और RBCs के अंदर हमें पता है कि HB होती है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में RBCs के पास आएगी तो ये HB से अटैच होगी, जिसको हमने लोडिंग कहा था। जब ये HB के साथ अटैच होती है तो इसको हम PA स्मॉल O2 से रिप्रेजेंट करते होते हैं। मीन्स क्या कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू एरिया में जाती है और वहाँ पर HB से डी अटैच हो जाती है और रिजल्टेंट टिश्यू एरिया से फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी बॉडी से एक्सहेल हो जाती है। इस तरह फिर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस चलता है। अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की दो फॉर्म्स होती है, फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट फॉर्म जो आ जाती है जब ऑक्सीजन HB के साथ बाइंड करती है तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब याद रखें कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास प्रेजेंट करता है तो डॉक्टर उसकी फिंगर के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट लगाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीमीट्री, ऑक्सीमीट्री या फिर ऑक्सीमीटर। ठीक हो गया। अब इस ऑक्सीमीट्री का क्या काम होता है, ये एक तो हमें पेशेंट की हार्ट रेट बताता है और सेकंड ये ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। सैचुरेशन मीन्स क्या कि अगर बंदे की बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो HB के साथ अटैच नहीं हो रही और ऑक्सीजन का लेवल कम है तो वो भी हमें ऑक्सीमीट्री से पता चल जाता है। मीन्स क्या कि ऑक्सीजन के HB के साथ अटैच होने को हम सैचुरेशन कहते होते हैं। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन HB के साथ अटैच होगी उतनी ज़्यादा सैचुरेशन होगी, जितनी कम ऑक्सीजन HB के साथ अटैच होगी तो उतनी कम सैचुरेशन होगी डेफिनेटली। तो याद रखें नॉर्मली जो हमारी बॉडी में सैचुरेशन होती है वो 97 से 98% तक होती है। ठीक हो गया। अब सेकंड फॉर्म जो आ जाती है ऑक्सीजन की वो होती है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स क्या कि ऐसी ऑक्सीजन जो कि एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में तो आ जाती है मगर ब्लड वेसल्स के अंदर वो HB के साथ अटैच नहीं होती, वो HB के साथ अपना किसी किस्म का रिलेशन नहीं रखती। उस ऑक्सीजन को हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन या फिर फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कहते होते हैं। अब हमने ऑक्सीजन की दो फॉर्म्स पढ़ ली। अब इसको मैं आपको एक सिंपल डायग्राम के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑक्सीजन एक्सचेंज का प्रोसेस किस तरह होता है।
नॉर्मली सपोज करें कि ये एक सिंपल डायग्राम है, ये कैपिलरी एरिया हमारे पास, और ये आर्टीरियल साइड है और ये वीनस साइड है। ठीक हो गया। अब हमने कहा है कि एक बंदा जो कि बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करता है तो ऑक्सीजन सबसे पहले उसके लंग्स में एल्वियोलाई के पास आती है, देन फिर ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वियोलाई से डिफ्यूज़ करती है और ब्लड वेसल्स में आ जाती है। अब सपोज करें कि ये आर्टीरियल साइड पे ऑक्सीजन जो है ये ब्लड वेसल्स में आ गई, तो हमारी ब्लड वेसल्स में हमें पता है कि आरबीसीज होते हैं। ठीक हो गया। और आरबीसीज में एचबी होती है। एचबी के साथ आकर ऑक्सीजन जो होती है वो अटैच होती है, जिसको हमने लोडिंग कहा था। अब जब ऑक्सीजन बाहर से आएगी एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ करके आएगी, तो याद रखें ये जो हमारी आरबीसीज में एचबी होती है, एचबी के एक मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अटैच करने की एबिलिटी होती है। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता होता है कि एचबी का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर सकता है, तो आंसर इसका होता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक हो गया। और ये भी बात नहीं आपने भूलनी कि ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 25% ऑक्सीजन को अपने साथ कंटेन कर सकता है। अब जब हम नॉर्मली रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, जब हम कोई एक्सरसाइज या किसी किस्म की बॉडी एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स को अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 20% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। और अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम करते हैं तो देन हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर हम नॉर्मली रेस्ट की कंडीशन में हैं तो हमारी बॉडी को सिर्फ़ और सिर्फ 20% ऑक्सीजन चाहिए अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रेस्ट की कंडीशन में अगर हमारी बॉडी को सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल भी मिलता है जो कि 25% ऑक्सीजन को कंटेन करता है, तो देन हमारी बॉडी अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकती है। ठीक हो गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन जो कि एचबी के साथ बाइंड करती है, जिसको हमने लोडिंग का प्रोसेस कहा था, ये यहाँ से फिर मूव करती है और टिश्यू एरियाज़ में आ जाती है। ठीक हो गया। अब टिश्यू एरिया में जब ऑक्सीजन आती है तो ये फिर यहाँ पर ग्लूकोज के साथ बाइंड करती है। ठीक हो गया। C6H12O6 प्लस O2 मीन्स क्या कि जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में बाइंड करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो देन जो प्रोडक्ट बनती है वो ATP होती है, H2O होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक हो गया। अब ये जो ATP बनी ये तो यहाँ पर सेल्स में एनर्जी के लिए यूज़ हो जाएगी और ये वाटर भी सेल में यूज़ हो जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी ये हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ठीक हो गया। अब ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन यहाँ पे मिलती है तो इस रिएक्शन को हम एरोबिक रिएक्शन कहते होते हैं। ऐसा रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो और उससे आगे कोई प्रोडक्ट बने, उस रिएक्शन को हम एरोबिक रिएक्शन कहते होते हैं। अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी इसको हमने बॉडी से एक्सक्रीट करना है, बॉडी से हमने एक्सहेल करना है, क्योंकि ये बॉडी के लिए वेस्ट होती है, डेंजरस होती है। सो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करना है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या कहा कि ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक पहुंचाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाना, इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते होते हैं। अब हमने ऑक्सीजन को तो टिश्यूज़ तक पहुंचा दिया, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम किन किन पाथवे के ज़रिए लंग्स तक पहुंचाएंगे। तो याद रखें ऑक्सीजन की 3 फॉर्म्स होती है।
फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो HCO3 होती है, मीन्स क्या कि बाइकार्बोनेट। सेकंड जो होती है वो HbCO2 होती है। और थर्ड जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म होती है वो होती है डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एग्ज़ाम के अंदर MCQs आता होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वो कौन सी फॉर्म है जिसके साथ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होकर लंग्स के पास जाती है। तो याद रखें वो HCO3 होती है और इसके साथ 70% कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है। सेकंड नंबर पर जो आ जाती है वो Hb होती है। Hb जो होती है ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ अटैच करती है। थर्ड पे जो रह जाती है वो होती है डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स क्या कि 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फ्री फॉर्म में होती है, वो किसी के साथ भी अटैच नहीं होती। तो यहाँ पर ये हमने टोटल 100% कार्बन डाइऑक्साइड देख ली। अब हमने इसको जो है वो लंग्स के पास लेके जाना, जो कि हमने कहा कि 70% जो होती है वो बाइकार्बोनेट लेकर जाता है, 23% जो होती है वो Hb की मदद से जाती है। अब जब ये ऑक्सीजन वापस जाएगी तो ये RBCs के अंदर H2O के साथ मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये देखें ब्लड वेसल्स के अंदर ये RBC है, ठीक हो गया। अब इस RBC में जब कार्बन डाइऑक्साइड H2O से मिलती है तो देन रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक हो गया। अब ये HCO3 जो होता है ये डिसोसिएट होता है और ये फिर H पॉजिटिव आयन और HCO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अब ये जो H पॉजिटिव आयन इसके ये एसिड इन नेचर होता है, मीन्स क्या कि ये एसिड होता है। अब अगर बॉडी के अंदर ये H पॉजिटिव आयन बनता जाए तो इस फ्री H पॉजिटिव आयन का लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और बॉडी के अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स के लिए डेंजरस होता है। तो अब हमने इसको कैसे मेंटेन रखना है, तो याद रखें हमारे अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा हुआ है जो कि इसको मेंटेन रखता है, एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। तो याद रखें हमारी जो Hb होती है जो कि RBCs के अंदर होती है, Hb का जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है जो कि एक प्रोटीन होती है, तो ग्लोबिन के अंदर एक इमाइनो एसिड होता है जिसका नाम होता है हिस्टाडीन। अब इस हिस्टाडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मीन्स क्या कि ये अपने साथ अटैच करना स्टार्ट कर देता है। जब ये H पॉजिटिव आयन को अपने साथ अटैच करेगा तो बॉडी में H पॉजिटिव फ्री फॉर्म में कम रह जाएगा, उसका लेवल जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह फिर एक नॉर्मल बंदे के अंदर एसिड बेस बैलेंस जो होता है वो मेंटेन रहता है, और वो किसकी मदद से होता है, वो Hb की मदद से होता है, और वो हमने देख लिया। तो अगर किसी की बॉडी में Hb जो है वो डिफेक्टिव है, उसके अंदर उसकी ग्लोबिन चेन की डिफेक्टिव है, तो उसके अंदर फिर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि जब Hb के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन चेन है उसका डिफेक्ट है, तो जब ग्लोबिन चेन का डिफेक्ट होगा तो मुझे बताएं कि ग्लोबिन चेन से फिर आगे हिस्टाडीन आएगा, नहीं आएगा। तो जब हिस्टाडीन नहीं आएगा तो मुझे ये बताएं कि ये H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। जब ये अट्रैक्ट नहीं करेगा तो बॉडी में H पॉजिटिव आयन का लेवल इंक्रीज़ होगा। जब H पॉजिटिव आयन का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इन्वायरमेंट कौन सा होगा, एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। अब हमने H पॉजिटिव आयन को तो देख लिया। अब ये जो HCO3 बनाना हमारे RBC से बाहर प्लाज्मा में, सपोज करेंगे ये प्लाज्मा है, ठीक हो गया। अब प्लाज्मा में क्लोरीन पड़ा होता है, ठीक हो गया।
अब ये क्लोरीन जो कहता है कि ये चाहता है कि मैं आरबीसीज के अंदर चला जाऊं, मैं आरबीसीज में इंटर हो जाऊं। जब ये आरबीसीज में इंटर होता है तो इसके रिजल्टेंट क्लोरीन जो होता है वो आरबीसीज से बाहर आ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने नॉर्मल बात कर ली, ये अभी तक कैपिलरीज में बात हो रही है। अब हमने बात करनी है कि ये जो 93% हमने कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, जो कि 70% HCO3 के साथ बाइंड होती है और 23% जो होती है वो HB के साथ बाइंड होती है। अब सपोज करें कि हमारे लंग्स को ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड सप्लाई कर रही है, तो जब लंग्स को ब्लड सप्लाई होगी तो वो ब्लड जो होगा वो लंग्स में आएगा। तो जब लंग्स में ब्लड आएगा तो जो ब्लड लंग्स में आएगा तो मुझे बताए ब्लड के अंदर आरबीसीज होंगे और आरबीसीज में एचबी होगी। तो एचबी जब आएगी वो वाली तो उसके अंदर 23% कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक हो गया। अब ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई। ठीक हो गया, लंग्स के पास। इसी तरह जो HCO3 होगा उसके पास भी 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 7% जो होती है वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। अब सपोज करें कि ये बाहर जो है वो एल्वियोलाई है। ठीक हो गया, जैसा भी बना आपने बस समझना है। अब एक बंदा जो है वो बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल करता है, तो जब ऑक्सीजन डिफरेंट एरिया से होती हुई बॉडी में लंग्स में एल्वियोलाई के पास आएगी तो एल्वियोलाई में प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा ऑक्सीजन का, और यहाँ से ऑक्सीजन जो होगी वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ब्लड वेसल्स में आएगी। ठीक हो गया। अब जब ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आएगी तो मुझे बताएं कि ब्लड वेसल्स के अंदर आरबीसीज हैं और आरबीसीज के अंदर एचबी है। उस एचबी के साथ तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड है। जब ऑक्सीजन आएगी ब्लड वेसल्स के अंदर तो वो उस एचबी के साथ अटैच होगी, जिसको हम लोडिंग कहते होते हैं। तो रिजल्टेंट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी ये उससे डी अटैच हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड डी अटैच होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बॉडी से एक्सहेल कर जाती है। ठीक हो गया। अब ये 23% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बॉडी से एक्सहेल कर गई। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर 100% कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है, याद रखें। अब ये जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको भी हमने एक्सहेल करना है। अब ये फ्री फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये बॉडी से खुद ब खुद ही एक्सहेल हो जाती है। अब 7% भी हमने एक्सहेल कर ली। ठीक हो गया। अब ये जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, देखें फिर बाद में क्या होता है कि ये जो क्लोरीन होता है जो अंदर गया होता है आरबीसीज के, ये कहता है कि मैंने अब आरबीसीज से बाहर जाना है। जब ये आरबीसीज से बाहर आता है तो रिजल्टेंट जो HCO3 बाइकार्बोनेट आरबीसीज से बाहर आया होता है वो फिर आरबीसीज के अंदर चला जाता है। ठीक हो गया। अब ये आरबीसीज के अंदर चला गया। जब ये आरबीसीज के अंदर चला जाता है तो ये फिर वहाँ पर H पॉजिटिव आयंस के साथ मिलता है। तो रिजल्टेंट फिर क्या बनता है, ये सारा काम आरबीसीज के अंदर हो रहा है, याद रखें। ठीक हो गया। अब ये जहाँ पे बन जाता है H2O प्लस CO2। अब ये जो वाटर जो है ये तो हमें नॉर्मली सेल्स को चाहिए होता है। ठीक हो गया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फ्री फॉर्म में होगी यहाँ पर, और हमें पता है कि HCO3 के साथ कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ बाइंड होती है। तो याद रखें फिर इस तरह ये 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ये बॉडी से एक्सहेल कर जाएगी। तो इस तरह फिर टोटल 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सहेल कर जाती है। अब ये जो कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज का प्रोसेस होता है
इसको हम हैंडल इफेक्ट कहते होते हैं। जबकि ब्लड वेसल्स के अंदर टिश्यू एरिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस होता है ट्रांसपोर्ट का, गैसियस एक्सचेंज का, उसको हम बोहर इफेक्ट कहते होते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि जब ये जो 93% कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स की तरफ आती थी और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती थी और कार्बोनिक एसिड से H पॉजिटिव आयन बन जाता था और H पॉजिटिव आयन एक बनता था, एक HCO3 मीन्स क्या कि बाइकार्बोनेट बनता था। अब ये जो बाइकार्बोनेट ये आरबीसी से बाहर आता था और क्लोरीन अंदर आती थी। तो इस प्रोसेस को हम हैमबर्ग शिफ्टिंग कहते होते हैं। हैमबर्ग शिफ्टिंग मीन्स क्या कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्लोरीन जो है वो आरबीसी के अंदर इन हो और बाइकार्बोनेट जो है वो आरबीसी से बाहर आए, इस प्रोसेस को हम हैमबर्ग शिफ्टिंग कहते होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस।